नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद समीक्षा के भाग 2 पर, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। इससे पहले हमने अनुवाद समीक्षा भाग 1 की चर्चा की थी। आज की इस चर्चा का विषय रहेगा अनुवाद समीक्षा भाग 2, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे साहित्येतर विषयों की समीक्षा और सोपान, जिसके अंतर्गत रहेगा पारिभाषिक शब्दावली की अनुवाद समीक्षा, अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि से अनुवाद समीक्षा, अंग्रेजी प्रभाव की अनुवाद समीक्षा, साहित्येतर अनुवाद की 2 दिशाएं और अनुवाद समीक्षा, और संप्रेषण और अनुवाद समीक्षा। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि साहित्येतर विषयों की समीक्षा से क्या तात्पर्य है, साहित्येतर अनुवाद की समीक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में अनुवाद संबंधी धारणाएं क्या क्या हैं, तथा साहित्येतर अनुवाद समीक्षा के महत्वपूर्ण आयाम क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अनुवाद समीक्षा यानी क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसलेशन विषय को हमने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। इससे पहले हम अनुवाद समीक्षा भाग 1 में हमने जो चर्चा की थी उसके विषय थे समीक्षा और समालोचना, उनका अंतर संबंध और अंतर, अनुवाद समीक्षा का स्वरूप और प्रकृति, जिसके अंतर्गत वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा की हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे साहित्येतर विषयों की समीक्षा और सोपान और उनके इन महत्वपूर्ण आयामों का, पारिभाषिक शब्दावली का अनुवाद समीक्षा, अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि से अनुवाद समीक्षा, अंग्रेजी प्रभाव की अनुवाद समीक्षा, साहित्येतर अनुवाद की 2 दिशाएं और अनुवाद समीक्षा, और संप्रेषण और अनुवाद समीक्षा। तो साहित्येतर विषयों की समीक्षा हम इससे पहले जो हमने चर्चा की थी, जैसे मैंने कहा कि हम इससे पहले हमने अनुवाद समीक्षा में हमने साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा की चर्चा की थी। और हमने ये जाना था कि वर्णनात्मक समीक्षा और तुलनात्मक समीक्षा की जो 2 विधाएं हैं समीक्षा की, इसका उपयोग साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में होता है और इस आधार पर साहित्यिक अनुवाद के साहित्यिक पाठ के अनुवाद की जांच की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है, उसका विवेचन किया जाता है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साहित्येतर। तो अब साहित्येतर और साहित्य में क्या अंतर है हम सभी जानते हैं। साहित्य यानी सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम यहाँ बात कर रहे हैं, और साहित्येतर यानी सृजनात्मक साहित्य से इतर जो साहित्य है, यानी ज्ञानात्मक साहित्य, जिसे हम अंग्रेजी में नॉलेज टेक्स्ट भी कहते हैं। तो साहित्येतर विषयों की समीक्षा किस प्रकार की जाती है, साहित्येतर विषय किन्हें कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दशकों में अनुवाद ने एक आधुनिक शास्त्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस संदर्भ में साहित्यकार ही नहीं बल्कि भाषा विज्ञानी, सूचना विशेषज्ञ, तर्कशास्त्री और अर्थशास्त्री जैसे विभिन्न ज्ञान क्षेत्र के लोगों ने भी विचार प्रारंभ किया। हम जब अनुवाद प्रक्रिया वाले सत्र में या अनुवाद के प्रकारों वाले सत्रों में जो हमने चर्चा की थी, तो उस पर हमने बताया था कि अनुवाद की जो सिद्धांतिकी है, अनुवाद की जो पूरी सिद्धांत विभिन्न जो अनुवाद सिद्धांतों का जो निर्माण हुआ, चाहे वे पश्चिम में हों या फिर भारत में, क्योंकि अनुवाद सिद्धांतों का निर्माण तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ी मात्रा में अनुवाद मिलते हैं भारत के संदर्भ में और पश्चिम के संदर्भ में, वे मूलतः साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में उन पर चर्चा हुई है। पश्चिम का जो पूरे जो अनुवाद सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम भावानुवाद और शब्दानुवाद को लेकर विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं, और अनुवाद के प्रकारों में भी हमने इस पर गंभीरता से चर्चा की थी। तो मेरा कहने का जो मूल उद्देश्य है ये कि अनुवाद सिद्धांत या अनुवाद की जो लंबी परंपरा विभिन्न देशों में, विभिन्न संस्कृतियों में जो मिलती है, उसका मुख्य आधार सृजनात्मक साहित्य रहा। यानी सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद को लेकर ही एक पूरी अनुवाद की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई और अनुवाद की सिद्धांतिक पर भी चर्चा हुई। लेकिन जो जो हम विकास करते जा रहे हैं, जिस तरह हमारा आधुनिकीकरण हुआ, और आधुनिकीकरण होने के बाद किस तरीके से एक औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने के बाद समाज में जो तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से और विषय की दृष्टि से जो बदलाव आए, ज्ञान की जो नई नई अवधारणाएं, नई नई संकल्पनाएं आई, उसने साहित्य, यानी अब हम साहित्य को यहाँ हम कह रहे हैं एक व्यापक संदर्भ में, कि उसने लिखित साहित्य या साहित्य का एक बहुत बड़ा दायरा या बहुत बड़ा एक उसको कैनवास निर्मित किया। उसके अंतर्गत केवल सृजनात्मक साहित्य ही नहीं था, उसके अंतर्गत और भी अन्य विधाएं थी जिन्हें हम ज्ञानात्मक साहित्य यानी नॉलेज टेक्स्ट कहते हैं। तो जब हम आज साहित्येतर विषयों की समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में इसे समझा जाना जरूरी है कि साहित्येतर विषय भी आज के समय में समान रूप से महत्व रखते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि उसने आज ज़्यादा बड़ी जगह घेरी है और ज़्यादा बड़े स्तर पर उसकी मांग रहती है। इस स्तर पर आवश्यक है कि साहित्येतर अनुवाद साहित्येतर पाठ के अनुवाद को लेकर जो एक विचारिकी निर्मित की जाने की ज़रूरत है, उस पर बात की जाए। तो हम इस संदर्भ में देखेंगे कि इस संदर्भ में साहित्यकार ही नहीं बल्कि भाषा विज्ञानी, सूचना विशेषज्ञ, तर्कशास्त्री
और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न ज्ञान के क्षेत्र के लोगों ने भी विचार प्रारंभ किया। इस तरह अंतर विद्यावर्ती के रूप में साहित्य से इतर सामग्री को भी महत्व दिया जाने लगा और इनके अनुवाद कार्य को गंभीरता से देखने की दृष्टि भी उभरी। इस प्रकार साहित्येतर पाठ की अनुवाद प्रणाली और प्रक्रिया पर साहित्यिक अनुवाद की प्रचलित प्रणाली और प्रक्रिया से भिन्न स्तर पर बातचीत शुरू हुई। और हम जानते हैं, ये भी हम पिछले सत्रों में जो हमने चर्चा की थी कि साहित्य यानी सृजनात्मक साहित्य और गैर सृजनात्मक साहित्य यानी कि साहित्येतर विधाएं, उनका जो मूल अंतर है वह ये कि जहाँ सृजनात्मक साहित्य में रचनाकार के पास कल्पना की उड़ान लेने की क्षमता होती है, भाषा के साथ एक तरह से कहा जाए कि भाषा की विभिन्न जो शब्द शक्ति हैं उनके साथ खेलने की सुविधा होती है, उनमें विभिन्न अर्थ छवियाँ भरने की क्षमता होती है या सुविधा होती है। वहीं जब हम साहित्येतर पाठ की बात करते हैं, वहाँ लेखक यानी जो मूल रचनाकार हैं पाठ के, उनके पास ये सभी सुविधाएं नहीं होती। उनका जो मूल उद्देश्य है वह है सूचना प्रदान करना, यानी जो ज्ञानात्मक साहित्य है वह सूचना प्रधान साहित्य है। और सूचना प्रधान साहित्य होने के कारण उसमें ना तो कल्पना शक्ति की संभावना है, ना ही शाब्दिक या भाषिक उड़ान की संभावना है, ना ही भाषा के साथ इस तरह से खेल किए जाने की या उसकी भाषा की विभिन्न जो अर्थ छवियाँ हैं उनको तलाशे जाने की संभावना है। तो यहाँ इसकी जो सबसे बड़ी उपयोगिता है या इसको जो सबसे बड़ी इसकी शक्ति कहा जाए वह ये कि ये एक निष्ठ भाषा या एक रूप जिसका भाषा का एक रूप हो, इस तरह की भाषा, इस तरह के कंटेंट की यहाँ अपेक्षा की जाती है। तो इसीलिए ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि जब साहित्येतर अनुवाद की मांग हुई, साहित्येतर विधाओं की या क्षेत्रों की जब मांग हुई, उसके साथ उसके अनुवाद की मांग के साथ ये निर्णय किया गया या ये तय हुआ कि इसके लिए भी अपनी एक खास प्रणाली विकसित की जाए, जिसे हम साहित्येतर पाठ के अनुवाद प्रणाली के संदर्भ में जानते हैं, जिसके अंतर्गत उसके जो पैरामीटर्स होंगे पाठ को जांचने के, चाहे वह मूल्यांकन के स्तर पर हो या पुनरीक्षण के स्तर पर हो या समीक्षा के स्तर पर हो, साहित्येतर पाठ का जो अनुदित पाठ है उसको जांचने के पैमाने, उसके पैरामीटर्स बिल्कुल अलग होंगे। साहित्येतर पाठ की समीक्षा के संदर्भ में भी इस संदर्भ में मंथन शुरू हुआ। सामाजिक उपादेयता की दृष्टि से भाषा विज्ञानियों ने उसे उपनिवेशवादी शासन से मुक्त करके देखना शुरू किया, क्योंकि आज वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के दृष्टिकोण से हर संदर्भ में चर्चा चल रही है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह के समाज में हम रहते हैं वह केवल आज हमारे समाज में केवल सृजनात्मक साहित्य की आवश्यकता नहीं है। और मैं थोड़ा सा अगर पीछे ले चलूँ तो हमारा जो भारत के जो आधुनिकता का जो इतिहास है, भारत का आधुनिकता का जो भारत में आधुनिकता का प्रवेश है, जहाँ से हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के आने से, विज्ञान के नए विषयों के आने से, पढ़ने लिखने और सोचने के नए ढर्रे के विकास होने से एक तरह से पूरा एक हमारा जो सामाजिक और जो परिवेश था वो पूरी तरीके से बदल गया। और वहीं महसूस किया जाने लगा कि अब केवल, और हम यहाँ अगर बात करें पद्य और गद्य की, तो केवल पद्य साहित्य से काम नहीं चल सकता, गद्य की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि ज्ञान की जो नई शाखाएँ उन दिनों विकसित हो रही थी और जिनमें लगातार समय के साथ इजाफा हो रहा है, उन सब के लिए बहुत आवश्यक था कि एक ऐसी भाषा तय हो, एक ऐसी भाषा का निर्माण हो जिसमें ज्ञान के साहित्य को परोसा जा सके, लिखा जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके, यानी उसे संप्रेषित किया जा सके। तो काव्य की भाषा या छंद की भाषा या सृजनात्मक साहित्य की भाषा यहाँ ज्ञानात्मक साहित्य के लिए एक तरह से अधूरी भाषा थी या उससे काम नहीं चल सकता था, इसीलिए गद्य साहित्य की या गद्य भाषा की शुरुआत हुई और वहाँ से देखते हैं ज्ञानात्मक साहित्य की शुरुआत होती है। तो इस संदर्भ में इसे समझे जाने की ज़रूरत है कि जो आधुनिक समाज है वह उपभोक्ता समाज है, और खासतौर जैसे हमने कहा कि वैश्वीकरण के समाज में या भूमंडलीकरण का जो दौर है उसमें मनुष्य, चाहे वे जहाँ जहाँ भूमंडलीकरण की प्रक्रिया हुई वहाँ वहाँ मनुष्य की जो पहचान है वह एक नागरिक से ज़्यादा एक उपभोक्ता की होगी, क्योंकि विभिन्न पूंजीपति या कहा जाए विभिन्न कंपनियों के लिए, विभिन्न उत्पादों के लिए आम मनुष्य का जो महत्व है वो एक उपभोक्ता के रूप में है। तो जिस तरीके से हमारा समाज एक कंज्यूमर ओरिएंटेड यानी उपभोक्ता सापेक्ष समाज हो चुका है, वहाँ केवल इमोटिव भाषा यानी भावपरक टेक्स्ट से ही काम नहीं चलेगा, भावपरक पाठ से ही काम नहीं चलेगा, वहाँ तथ्यपरक पाठ यानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो जो फैक्चुअल टेक्स्ट, जिसे इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट कहा जा रहा है, तथ्यपरक पाठ कहा जा रहा है, इसका जो ज्ञान है, इसमें जो भाषा, इसके लिए जो भाषा की आवश्यकता है वह भाषा कल्पना शक्ति से परिपूर्ण भाषा, या कहा जाए कि साहित्यिक रूप से समृद्ध भाषा ना होकर यहाँ एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसका अपना एक
तय ढांचा हो, जो एक मानकीकृत भाषा हो, जिसका अपना एक स्वरूप हो और स्वरूप के अंतर्गत उस भाषा को रखा जा सके, जिसके लिए विभिन्न ज्ञान के क्षेत्रों के लिए अपनी एक शब्दावली हो, जिस शब्दावली के माध्यम से आप उस बात को एक्सप्रेस कर सकें, रख सकें, अपनी बात को स्पष्ट कर सकें। इससे हमारी ज़रूरतें भी बदली और बड़ी और बदली, सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी बदला। हम जानते हैं कि भूमंडलीकरण से, और यह भूमंडलीकरण ही नहीं, अगर हम आधुनिकीकरण से ही शुरुआत करें, भारत की आधुनिकता से ही बात करें, तो वहाँ से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा समाज केवल इमोटिव टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, वो एक बदलता हुआ समाज है जहाँ ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के आ जाने से भाषा की परिवर्तन की ज़रूरत महसूस हुई। और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बाद ये स्पीड, ये गति और अधिक बढ़ जाती है। जहाँ मनुष्य की एक पहचान उपभोक्ता के रूप में रहती है या होती है, वहाँ पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उसके ज्ञान के भूख की पूर्ति के लिए या विभिन्न स्रोतों से आने वाले ज्ञान के लिए जिस भाषा की ज़रूरत है, उसे तथ्यपरक भाषा कहा जाता है, तथ्यपरक पाठ कहा जा सकता है। नित नई संकल्पनाएं, नए विचार और ज्ञान विभिन्न भाषाओं में प्रवाहित होने लगा है, जिससे अनुवाद करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज साहित्यिक अनुवाद की अपेक्षा साहित्येतर अनुवाद को महत्व मिलने लगा है। साहित्येतर पाठ के संदर्भ में रॉबर्ट एडम्स का कहना है कि अब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्र को केवल साहित्यिक सामग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता। साहित्येतर विषयों के क्षेत्र और विश्व संपर्क के अनंत मार्ग खुल गए हैं। यानी साहित्येतर क्षेत्रों में जो ज्ञान का जो एक प्रवाह है वो इतना अधिक है कि उसे हम अनुवाद नामक जो विषय है या एक जो अनुवाद जो एक कहा जाए कि एक डिसिप्लिन है, उसे केवल साहित्य अनुवाद के डिस्कोर्स को लेकर ही सीमित नहीं किया जा सकता। उसमें साहित्येतर अनुवाद के स्तर पर बात की जाने की आवश्यकता है, उसके लिए पैमाने बनाए जाने की आवश्यकता है, उसकी प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। और अनुवाद समीक्षा के संदर्भ में भी इस पर विचार किया गया। भाषाविद दिलीप सिंह ने अनुवाद समीक्षा के अंतर्गत साहित्येतर पाठ की अनुवाद समीक्षा करने के लिए कुछ बिंदु या सोपान निर्धारित किए हैं, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, जो है पारिभाषिक शब्दावली की अनुवाद समीक्षा, अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि से अनुवाद समीक्षा, अंग्रेजी प्रभाव की अनुवाद समीक्षा, साहित्येतर अनुवाद की 2 दिशाएं और अनुवाद समीक्षा, साहित्येतर अनुवाद की समीक्षा यानी पाठपरक, साहित्येतर अनुवाद की पाठपरक समीक्षा और साहित्येतर अनुवाद की प्रक्रियापरक समीक्षा, और इसके साथ संप्रेषण और अनुवाद समीक्षा। तो ये 7 बिंदु हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे इस सत्र में। पारिभाषिक शब्दावली की अनुवाद समीक्षा जो पहला बिंदु था। पारिभाषिक शब्दावली की अनुवाद समीक्षा करते समय समीक्षक को विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को भी विषय के साथ साथ दोनों भाषाओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थ ग्रहण, पर्याय निर्धारण, पुनर्रचना, शब्द निर्माण आदि स्तरों पर समीक्षक समीक्षा कर सकते हैं। इन धरातलों पर अनुवादक की दक्षता और कुशलता दिखाई देती है। तो ये जो साहित्येतर शब्दावली के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, उसके अंतर्गत ये बहुत आवश्यक है। जैसे हम साहित्य का अनुवाद जब करते हैं, कोई पाठ को पढ़कर लेखक ने जो सोचा और अनुवादक के मन में जो विचार आया, उसमें जिस एक तारतम्य की ज़रूरत है, उसके साथ ही वहाँ पर क्योंकि भाषा के प्रयोग को लेकर भी एक तरह की स्वतंत्रता है। ये कहा जा सकता है कि अगर भाव के आसपास रहकर भी अगर शब्दों के साथ भी अगर प्ले किया जा सके तो वहाँ उसकी संभावना होती है। जैसे हम कोई पाठ है जिसको हमें महसूस होता है कि इसका शब्दानुवाद बेहतर नहीं हो सकता, तो वहाँ भावानुवाद की प्रक्रिया है या छाया अनुवाद है या अडेप्टेशन है, अन्य फॉर्म में भी हम उसमें अनुवाद कर सकते हैं और पाठ को संप्रेषित कर सकते हैं। लेकिन जब हम साहित्येतर संदर्भ में जब इसके जिक्र करते हैं तो वहाँ इस तरह की कोई छूट नहीं होती। शब्दों का अर्थ ग्रहण करने के साथ ही उनके पर्याय निर्धारण की जो प्रक्रिया है या जो महत्वपूर्ण जो आयाम है, उस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सही पर्याय के माध्यम से ही सही अर्थ की अभिव्यक्ति हो सकती है। जैसे कुछ एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। पेट्रोलॉजी का अनुवाद आप हिंदी में अगर हम करें, उसका अगर शाब्दिक अनुवाद, या अगर हमें विषय की समझ नहीं है तो उसका अनुवाद आप पेट्रोल विज्ञान के रूप में कर सकते हैं। उसी तरह लेबर रूम के लिए हम इसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें, या जो भाव एक असामान्य व्यक्ति को जो समझ में आएगा, वो उसका अनुवाद श्रमिक कक्ष के संदर्भ में हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही अर्थ अपने आप में आपको दिग्भ्रमित करने वाले हैं कि जो ये शब्द हैं, इनका यहाँ केवल शाब्दिक अनुवाद ना होकर ये तय किया जाना ज़रूरी है कि इसकी अवधारणा क्या है और इसके लिए क्या पर्याय निर्धारण होगा, क्या सही शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि जो बात मूल पाठ में कही गई है वही संप्रेषित हो सके। तो उस संदर्भ में हम देखेंगे पेट्रोलॉजी के लिए शैलिकी शब्द की निर्मित की गई, जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। उसी तरह लेबर रूम के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, हम सभी देखते हैं प्रसूति गृह, प्रसूति गृह। ऐसे ही स्नो, आइस, बर्फ, अंग्रेजी में बर्फ का अनुवाद यदि संयंत्र जमा हुआ बर्फ हो तो आइस, और ऊंचे पर्वतों या अत्यंत शीतावस्था में प्राकृतिक हिमपात
तो वहाँ पर उसका अर्थ स्नो के रूप में होता है। जो हमारे फ्रिज में जमाई जाती है वह स्नो नहीं है, उसे हम आइस कहते हैं। और जो पहाड़ों पर होती है उसके लिए स्नो। लेकिन जब हम उसके लिए हिंदी में जब शब्द ढूंढते हैं तो हमारे पास केवल बर्फ़ शब्द होता है। तो इस तरह ये तय किया जाने की आवश्यकता है कि किस संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके लिए क्या बेहतर शब्द सही पर्याय हो सकता है। तो हिंदी में भी बर्फ़ और हिम विशेष संदर्भ में यहाँ प्रयुक्त हो सकते हैं। और यहाँ जो हिम शब्द है वह उस ओर संकेत कर रहा है जो हिमालय पे या पहाड़ों पर जमने वाली जो बर्फ़ है, उस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। लेकिन ये तय किया जाना ज़रूरी है कि यदि आपके पास उसके लिए उचित पर्याय नहीं है या जो शब्द आपके पास उपलब्ध है उसको आप उसके कॉन्टेक्स्ट यानी उसके संदर्भ से समझते हुए ही उसके लिए पर्याय निर्धारण करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। तो अनुवाद समीक्षक से और साहित्येतर पाठ के अनुवाद समीक्षक से अपेक्षा होती है कि वे जब इस तरह का समीक्षा करें या पाठ का जब आकलन करें तो इन सब बिंदुओं पर वे विचार करें, उनकी उन्हें समझ हो ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें, बेहतर विवेचन कर सकें। हमारे पास कुछ शब्द हैं, देखेंगे। जैसे जनरल शब्द है, इसके कई सारे पर्याय मिलते हैं, सामान्य, आम, सार्वजनिक, मुख्य, प्रधान, महा, जनरल आदि। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एयर के लिए, ओपन के लिए, पार्लियामेंट के लिए, पॉइजन के लिए, वेनम, टॉक्सिन्स, विष, जहर, पार्लियामेंट के लिए संसद, परिषद, न्यायालय, धार्मिक संस्था, धर्म सम्मेलन। तो हमें ये तय करना है कि जो पार्लियामेंट शब्द है या जो एयर शब्द है या इलेक्ट्रिसिटी शब्द है या जनरल शब्द है, ये विभिन्न संदर्भों में किस प्रकार अपना अर्थ बदलता है और किस प्रकार इसका, जब हम इसे सेना के लोगों के लिए जब इसका हम शब्द प्रयोग करते हैं तो वहाँ किस प्रकार वो एक पद को सूचित कर रहा है। जब इसको जनरल स्टोर के लिए हम इस्तेमाल करें तो वहाँ इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। जब हम पब्लिक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। तो किस प्रकार ये शब्द अपनी खास अर्थों से बंधे हुए हैं और ये जब अपने विषय में जाते हैं, किसी विषय में जब ये होते हैं, तब इनके वहाँ पर इतनी सारी अर्थ छवियों की गुंजाइश नहीं होती। अनुवादक और समीक्षक और मूल्यांकक सभी से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें ये पहचान हो, ये समझ हो कि किस संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये देखे जाने की ज़रूरत है कि अनुवाद समीक्षा के दौरान जो हमारे समीक्षक हैं वो इन सब बिंदुओं की जांच कर सके और ये तय कर सकें, ये देख सके कि क्या अनुवादक ने, पुनरीक्षक ने या मूल्यांकनकर्ता ने, जो 3 स्तरों पर ये पाठ होकर आया है, मूल्यांकनकर्ता को न भी जोड़ें, जिन्होंने सुधार किया, पुनरीक्षण तक की ही बात करें, तो अनुवादक और पुनरीक्षक ने इस शब्द के सही पर्याय को समझा है या नहीं, या उससे कहीं अर्थ में विचलन तो नहीं हुआ। अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि से अनुवाद समीक्षा, साहित्येतर पाठ में अभिव्यक्तियों का प्रयोग प्रयुक्ति के आधार पर होता है। यानी अगर वे विज्ञापन का साहित्य है तो उसकी प्रयुक्ति उस तरह से होगी, अगर वे प्रशासनिक साहित्य है तो उसकी प्रयुक्ति का उसी आधार पर होगी, अगर वे विधि का साहित्य है, बैंकिंग लिटरेचर है, या जिस खास विषय, विज्ञान का साहित्य है, तकनीकी का साहित्य है, जिस विषय विशेष का वह साहित्य है, उसकी अपनी एक प्रयुक्ति, अपनी एक भाषा शैली, अपने एक शब्द प्रयोग होंगे जिनके आधार पर ही उसका जांचा जाएगा, उसे परखा जाएगा। जिस तरह साहित्येतर पाठों की अगर हम बात करें तो साहित्येतर पाठों की भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, अपना एक लिखने का एक सलीका, एक तरीका होता है। तो उस प्रयुक्ति को भी जब अनुवाद किया जाए, जैसा कि हम सृजनात्मक साहित्य में कहते हैं कि कई बार अनुवाद करते समय अनुवादक या अनुवादिका को अपने उद्देश्य के तहत या कई बार सीमाओं के तहत किसी पुराने लिटरेचर को जब वे आज के समय में अनुवाद कर रहे हैं तो कई बार वो शैली को नहीं बचा पाते और उस पाठ को या उस कंटेंट को ले जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम साहित्येतर संदर्भ में बात करते हैं तो साहित्येतर संदर्भ में अनुवादक के पास ये सब छूट नहीं होती। उन्हें जिस भाषा प्रयुक्ति में मूल पाठ है उसी भाषा प्रयुक्ति को बचाने की, उसे संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, उसकी अनिवार्यता होती है। नहीं तो पाठ का जो उद्देश्य है सूचना प्रदान करना, वह कहीं ना कहीं उसमें असफल हो जाएगा। तो इस दृष्टि से अनुवाद समीक्षा को इसकी जांच करने की आवश्यकता होती है। वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार और वार्ता शैली के अनुसार पाठ को देखा जाता है। आज के बदलते परिवेश में भाषाई दायित्वों और विकसित होते व्यवहार क्षेत्रों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि किसी भाषा में साहित्य सृजन बड़ी मात्रा में हो रहा है, जबकि भाषा व्यावहारिक भाषा के रूप में ही अपना विकास पाती है। तो कोई भी भाषा जब तक वह उस समय उस समाज के जो काम करने का जो ज़रिया है या उस समाज की ज़रूरत नहीं बन जाती, उस समाज को प्रेजेंट करने के का वो माध्यम नहीं बन जाती, तब तक उस भाषा का विकास केवल साहित्य के निर्माण से संभव नहीं है। आज भारतीय भाषाएं अपने अपने राज्यों की राजभाषाएं हैं। अनुवादनीयता और अनुवाद समीक्षा की सैद्धांतिक प्रणाली के अनुप्रयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के स्वरूपगत विश्लेषण भी समीक्षा के दौरान किए जा सकते हैं। कुछ उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि अंग्रेजी में एक वाक्य है, द जजमेंट इज़ रिजर्व्ड। अगर इसका शाब्दिक अनुवाद किया जाए तो इसका अनुवाद होगा, निर्णय आरक्षित किया जाता है।
लेकिन जो संदर्भ है उसका, जिस संदर्भ में ये वाक्य लिखा गया है वह है निर्णय बाद में दिया जाएगा। तो किस प्रकार ये बेहतर अनुवाद है, किस प्रकार ये संप्रेषणीय अनुवाद है, क्या अपनी बात वो संप्रेषण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस स्तर पर भी देखे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि केवल 2 भाषाओं का आना ही नहीं, जब हम साहित्येतर पाठ के अनुवाद के संदर्भ में बात करते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि उस विषय की समझ हो जिस विषय के लिए आप अनुवाद कर रहे हैं। यदि आप प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद करें तो प्रशासनिक कार्य व्यवहार की समझ होनी चाहिए, उस भाषा की पहचान होनी चाहिए अनुवादक को। और जब समीक्षक उसकी जांच करे तो उनको भी उन्हीं पैमानों पर उसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या ये सही से न्याय हो पाया है या नहीं मूल पाठ के साथ। उसी आधार पर वे अपनी टिप्पणी करें या अपने जो विषय का जो विवेचन किया जाता है, गुण दोषों का विवेचन किया जाता है, वो उस आधार पर करें। उसी आधार पर हम देखेंगे द कोर्ट वॉज सीज्ड ऑफ द मैटर, अनुवाद किया जाएगा उसका शाब्दिक, तो न्यायालय ने उस पदार्थ को ग्रहण कर लिया, जो हम शब्दकोशों के हिसाब से उसका देख के अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है उस संदर्भ को समझा जाना, जिसका अर्थ है यहाँ यह विषय न्यायालय के विचाराधीन था। उसी तरह अंग्रेजी का शब्द है एक्शन, जिसके लिए हिंदी में शब्द है कार्रवाई और तेलुगु में है चर्या। तो ये किस संदर्भ में है, जो जिस संदर्भ में यहाँ एक्शन का शब्द है, एक्शन का मतलब क्रिया भी हो सकता है, पर यहाँ हम क्योंकि साहित्येतर संदर्भ के में बात करें तो जब हम सरकारी भाषा की बात करते हैं या कार्यालयी भाषा की बात करते हैं तो वहाँ एक्शन का अर्थ कार्रवाई के संदर्भ में होता है। उसी तरह अप्रूवल का संदर्भ अनुमोदन के संदर्भ में होता है। सबमिटेड फॉर अप्रूवल प्लीज़ जब हम कहते हैं तो वहाँ अनुमोदन के संदर्भ में, स्वीकृति के संदर्भ में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार वह पाठ या वे शब्द जो आम शब्दकोशों में जिनके बहुत सारे पर्याय हैं, किसी खास संदर्भ में उनके अपने निश्चित पर्याय या निश्चित अर्थ होते हैं और उन्हीं अर्थों के आधार पर ही अनुवाद किया जा सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये भारत की स्वतंत्रता के बाद जब ये तय हुआ कि भारत का सारा काम भारतीय भाषाओं में किया जाना चाहिए और उसके साथ ये भी तय हुआ कि इसके लिए कुछ समय दिया जाए हिंदी में काम करने के लिए, साथ में अंग्रेज़ी को सहभाषा के रूप में रखा गया, लेकिन आज भी हम जानते हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। तो जो मूल डॉक्यूमेंट्स या मूल जो कागज़ हैं वो आज भी अगर अंग्रेज़ी में उनका वो लिखे गए हैं तो जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो उसके अनुवाद पर उस अंग्रेज़ी की छवि बाकी रह जाती है। जिस उपनिवेशीकरण से मुक्ति की बात की जा रही थी इस प्रारंभ में, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। तो अगर ये अंग्रेज़ी की भाषा है वाइट लाई, उसके लिए हमने हिंदी में सफ़ेद झूठ क्रिएट कर लिया, जबकि उसके लिए हम बेहतर था कि कोरा असत्य भी कह सकते थे, निरा झूठ भी कह सकते थे, लेकिन हमने वाइट का संदर्भ में उसे वाइट ही लिया, यानी सफ़ेद झूठ कहा। उसी तरह सिल्वर जुबली के लिए रजत जयंती एक तरह से उसका लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया गया। फुटनोट के लिए पाठ टिप्पणी, बैंक अकाउंट के लिए बैंक खाता, बजट सेशन के लिए बजट सत्र, आयनाइजेशन के लिए आयनीकरण, वोल्टेज के लिए वोल्टता, वाइट पेपर के लिए श्वेत पत्र। तो कहीं जहां अनुवाद संभव हो पाया तो उसे शाब्दिक अनुवाद कर दिया गया। कहीं लगा कि उस शब्द के लिए कोई सही पर्याय निर्मित नहीं हो सकता तो उसमें एक तरह से मिश्रण करते हुए हम देख सकते हैं वोल्टेज के लिए वोल्टता शब्द आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी शैली को इस्तेमाल करते हुए उसका आयनीकरण, आयनाइजेशन के लिए इन शब्दों की निर्मित हुई और इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं। इसी कारण कई बार इस तरह की भाषा अनुवाद के दौरान कानों को या आँखों को चुभती है, हमें लगने लगता है कि इस पर मूल का प्रभाव बहुत अधिक है। को अनुवाद अथवा समुचित पर्याय हेतु बनाएगी पारिभाषिक शब्दावली में स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव देखा जा सकता है। साहित्येतर अनुवाद की 2 दिशाएं, यानी साहित्येतर अनुवाद किस प्रकार हमारे समाज में इसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो साहित्येतर अनुवाद की 2 धाराएं हमारे सम्मुख है, एक और सरकारी स्तर पर किए गए कार्यालयीन, बैंकिंग, विधि आदि का अनुवाद, और दूसरी ओर गैर सरकारी संगठनों से संबंधित किए गए अनुवाद। अखबार, पत्रिकाएं, टीवी, उद्योग, व्यवसाय जैसे अनेक क्षेत्र भाषाई विविधता का सृजनात्मक प्रयोग करते हुए भाषा विकास का कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह लगातार विभिन्न अवधारणाएं, साहित्य ज्ञान के नए नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, उसी तरह भाषा के निर्माण की प्रक्रिया भी गति पकड़ती है और उसके आधार पर हम देखते हैं वो भाषा निर्माण कहाँ कहाँ होता है साहित्येतर के संदर्भ में, अखबार और पत्रिकाओं में, टीवी में, व्यवसाय के संदर्भ में जो वे अपनी शब्दावली का निर्माण कर रहे हैं, और उसके अलावा जो सरकारी संस्थाओं द्वारा ये जो भाषा निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत हम देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा आयोग आदि सरकारी संस्थाएं तथा बंगाल की वैज्ञानिक शब्दावली समिति, गुजरात विद्यापीठ, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न कोश और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर रही हैं। प्रयोजनमूलक भाषा की तथ्यपरकता और सामान्य भाषा की सृजनात्मकता दोनों का इस्तेमाल करके शब्दावली का निर्माण किया जाता है।
यहाँ कुछ एक उदाहरण है, मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, विषय विचाराधीन है। हम देख सकते हैं कि इस वाक्य को जब हम अपने सामान्य तरीके से अनुवाद करेंगे तो हो सकता है हमारा जो वाक्य का जो फ्रेम होगा बिल्कुल अलग हो। प्लीज सर्कुलेट एंड फाइल, सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए। तो इसके लिए तय मानक निर्मित कर लिए गए हैं कि जब इस तरह का वाक्य होगा तो इसके लिए ये अनुवाद सुझाया गया है। इन विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो अनुवाद की जो प्रक्रिया पर जो काम हो रहा है या भाषा पर जो काम किया जा रहा है, उसी तरीके से हम देखते हैं जो ये कार्यालयीन भाषा है उसके लिए अपने तय जो उसके समतुल्य हैं उनको तय किया गया है। रिटर्न इन ओरिजिनल विद द रिमार्क्स दैट द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन सेंट बाय दिस ऑफिस, लेटर नंबर दिस इज दिस, डेटेड दिस। ये मूल रूप में ही इस टिप्पणी के साथ लौटाया जाता है कि अपेक्षित सूचना पहले ही इस कार्यालय के पत्र संख्या जिसके द्वारा इस दिनांक को भेजी जा चुकी है। अब हम बात करेंगे साहित्येतर अनुवाद समीक्षा की। पाठ परक संदर्भ में हम इससे पहले पाठ परक और पाठ प्रक्रिया परक अनुवाद पर बात कर चुके हैं। पाठ परक अनुवाद को देखने की दृष्टि कई दिशाएं प्रदान करती है। इसका प्रयोग करते हुए ये देखा जाता है कि अपने संदेश बुनावट में अनुदित पाठ मूल पाठ के कितने निकट या उससे कितनी दूरी पर है, यानी वह पाठ से कितना न्याय कर रहा है। मूल पाठ का अनुदित पाठ का कितनी सीमा तक संप्रेषित कर पाना सफल हो पाया है। अनुदित पाठ मूल पाठ से कितनी, यानी कि जो उसकी जो केंद्रीय इकाई है वह मूल पाठ है। इसी उसके उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू रिक्लेम द लैंड, वह भूमि का पुनर्दावा करने के लिए जिम्मेदार था। अब ये लिटरल ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन जब इसका जो वास्तव में जो इसका अनुवाद होगा वह होगा उस पर भूमि को ठीक करने का उत्तरदायित्व था। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूल का जो भाव है वह तो संप्रेषित हुआ है, लेकिन मूल के का जो शाब्दिक अनुवाद था वह उसमें संभव नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसकी जांच की जाने की आवश्यकता, अगर आप पाठ परक समीक्षा कर रहे हैं तो आपको इस तरह संदर्भ में देखना है कि मूल के से कितना विचलित हुआ है अनुदित पाठ और वह कितना संप्रेषणीय है, क्या वह बोधगम्य है या नहीं। द कोर्ट वॉज सीज्ड ऑफ द मैटर, न्यायालय ने उस मामले को ग्रहण कर लिया। हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो हमें सीज के लिए ग्रहण शब्द मिलेगा, पर यहाँ जो अर्थ है वह उसका ये मामला न्यायालय के विचाराधीन था। तो मूल में जो कहा गया उसका भाव पूरी तरह से प्रकट हुआ, लेकिन जो शाब्दिक उसकी जो बुनावट थी उसके जो अर्थ थे जो हमें सीमित अर्थ जो थे उस संदर्भ में ना होकर उसको उस प्रक्रिया उस पाठ के संदर्भ में रख के उसका अनुवाद किया जाना यहाँ अपेक्षित है। साहित्येतर अनुवाद समीक्षा प्रक्रिया परक, जहाँ पर प्रक्रिया केंद्र में है अनुवाद की। साहित्येतर पाठों में जो भी जटिलता या क्लिष्टता को लेकर चर्चाएं की जाती हैं उसका कारण पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द निर्माण की नई युक्तियां अपनाई गई और नई भाषा शैली गठित की गई। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं विधि और कानून की जो भाषा है वो किस प्रकार जो पारिभाषिक शब्दावली की जो प्रक्रिया है निर्माण की, उसमें कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कुछ एक शब्द हैं जो दिए गए हैं, जो हमारे पास जो अपने भारतीय शब्द थे उनको किस प्रकार जब हम बैंकिंग साहित्य के प्रशासनिक साहित्य के संदर्भ में जब हम यहाँ बात करें तो किस प्रकार उनके अर्थ को परिवर्तित करके इस खास संदर्भ में उनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे सेक्शन के लिए धारा है, क्लॉज के लिए खंड है, ये सभी शब्द हमारी भाषा में कहीं ना कहीं थे, लेकिन उनको आज संदर्भगत रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रक्रिया के तहत ये जाना जाता है कि ये उस पाठ को समझते हुए उसको किस प्रकार उसकी आवश्यकता की अनुवाद करके उसकी एक तरह से रिक्ति को पूर्ण किया जा रहा है। तो कई बार ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी जटिल हो जाती है कि अनुवाद हो जाता है लेकिन वो बेहतर रूप से संप्रेषणीय नहीं होता। तो विभिन्न जो तरीके अपनाए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट, ब्लैक डील्स, इसके लिए किस प्रकार काला धन, काला बाजार और काला धंधा जैसे शब्द अब हमारी भाषा में प्रचलित है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अनुवाद करने के बावजूद भी प्रचलित नहीं हो पाते। अनुवाद समीक्षा में इन सभी पक्षों की ओर दृष्टि आकृष्ट की जाती है। इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली के प्रकारों पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप से चर्चा की है। प्रयोग और संदर्भ के आधार पर पूर्ण और अर्ध पारिभाषिक शब्दावली पर भी विचार किया गया। जैसे हमने देखा वोल्टेज शब्द के लिए जो वोल्टता शब्द है वो एक तरह से एक खास तरीके से उस शब्द की निर्मित हुई है, जहाँ अंग्रेजी के मूल शब्द को बचाते हुए हिंदी के संदर्भ में या हिंदी के संरचना में रख के उस शब्द का एक नए तरीके से उसके निर्माण किया गया है, जहाँ उसे वोल्टता कहकर ये आयनाइजेशन के लिए आयनीकरण शब्द का प्रयोग करके हमने एक हिंदी अंग्रेजी का मिश्रित कोड के माध्यम से उसका अनुवाद किया है और एक पारिभाषिक शब्द क्रिएट किया है। अर्थ संप्रेषण पर पारदर्शी और अपारदर्शी पारिभाषिक शब्दों की श्रेणी